हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 601 को, जो कि फाइनली आ चुका है एंड काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले नासिर, हर्षित पटेल, लेजेंड गेमिंग, तुषार, पिंकी पॉक, इसिका ड्रीमर, शेख दिलचोर, शक्ति खेरवार, आदित्य, ईवा एंड संजू रमोला जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमन। स्पेशल थैंक्स टू नाइमुद्दीन फॉर ज्वाइनिंग गोल्डन डीमन। इन सब लोगों ने तो मेंबरशिप ले ली है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, जाओ और जल्दी से मेंबरशिप को ले लो। को इसी तरह थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करो। बाकी इतना भी नहीं कर सकते तो मैंने एक 5 घंटे की वीडियो डाल रखी है, आई एम इनविंसिबल वाली सीरीज है। लोगों ने भी इस सीरीज को नहीं देखा है तो इस एपिसोड के बाद में उसे जाकर देखे, और जिन लोगों ने पहले से देख रखी है उन लोगों के लिए मैंने इसी वीडियो के अंदर का 1 घंटा जो है वो न्यू एपिसोड से बना हुआ है, इसलिए उसे जरूर देख ले। बाकी अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूनिवर्सल राइटिस एक्ट के उसी डिसाइपल को दिखाया जाता है, पीछे मुड़ करके अपने सीनियर ब्रदर जाओ डेजी को देखने लगता है। पीछे के नजारे को देख करके वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पूरी तरीके से टूट गया होता है ये देख करके कि उसका सीनियर ब्रदर जिसे कि वो बहुत मानता था वो आज उसे धोखा दे करके मरने के लिए वहीं पर छोड़ जाएगा। जाओ डेजी भी उसे देख निराश होते हुए कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाह करके भी उस डीमन से नहीं जीत सकता, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जाओ की इस बात के ऊपर तो बंदा पूरी तरीके से टूट गया होता है और कांपते हुए उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर पीछे से जूफेन भी स्माइल करते हुए उस बंदे से कहता है कि क्या तुम अब भी ये नहीं देख पा रहे, और वो सीनियर ब्रदर तुम्हें पहले ही धोखा दे चुका है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और मोटिवेट किया ताकि तुम मुझे पकड़ करके इस अरे फॉर्मेशन को बनाए रखो। फायदा उठा करके वो तुम लोगों को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ करके अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग सके, क्योंकि अब जैसे ही ये बैरियर टूटेगा तो तुम सब मारे जाओगे। एक की जान बचाने के लिए अब तुम 9 के 9 की जान खतरे में है। बताओ क्या उस अकेले की जान तुम 9 की जानों के बदले में वर्दी है। वो बंदा तो जूफेन की ये सारी बातें सुन करके जाओ डेजी को देखते हुए वहाँ पर रोने लगता है। वहाँ पे खड़ा जाओ डेजी अपनी आंखें नीचे करके उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता है। वो एकदम बेशरम की तरह उनसे कहता है कि इस डबल ड्रैगन गैदरिंग को एक सर्वाइवर की जरूरत है ताकि वो वापस लौट सके और डबल ड्रैगन गैदरिंग में वापस से लड़ने के लिए हमारी अगली पीढ़ी के बाकी के डिसाइपल्स को लड़ने के लिए उनको मार्गदर्शन दे सके। तो इसलिए तुम लोगों का ये सेक्रीफाइस एक महान भलाई के लिए हो रहा है। बंदा भी भड़कते हुए उसे गालियां देते हुए कहता है कि साले भाड़ में जा तू, बिना रीढ़ की हड्डी वाला एक पाखंडी है, तुझसे बड़ा धोखेबाज तो हमने आज तक नहीं देखा। हमें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ करके खुद यहाँ से बच के निकल गया। दोनों तो पहले ही हमें क्लियरली तौर पर त्याग दिया है, तो फिर अब इन एक्सक्यूज इन बहानों का क्या फायदा। बाद में फिर उस बंदे की नजर अपने साइड से निकले भयानक लाल ओढ़े के ऊपर पड़ती है। कोई और नहीं है बल्कि जूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग होता है, जो कि अपनी पावर को रिलीज कर एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए उन सभी चेन्स को एक ही बार में तोड़ डालता है। जैसे ही एक और बार अपनी सोल पावर को अनलीज करते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाता है, उस दहाड़ के सामने तो 9 बंदों में से एक भी नहीं टिक पाता और वो सभी लोग काफी ज्यादा घायल होते हुए पीछे की ओर जाके गिरने लगते हैं। वो वाला बंदा तो बैरियर को तोड़ते हुए जाओ डेजी के पास गिरता है। फिर जाओ डेजी कांपते हुए अपने उन सभी साथियों को देखने लगता है। अब जूफेन के इस अटैक के बाद में शायद मारे जा चुके हैं। जाओ डेजी के इस एक्शन को देख करके तो वो किंग भी अपने मन में कहता है कि मैंने जितना इमेजिन किया था जाओ डेजी तो उससे भी ज्यादा बुरा निकला। वो एक नंबर का कमीना निकला जिसने की अपने साथियों को भी मरने के लिए छोड़ दिया। फेरिसुई को भी दिखाया जाता है, वो भी ये सब के हो जाने के बाद में सिस्टर चूचू को देखते हुए अपने मन में कहती है कि वो जो एक आम लोगों के बीच में से एक आम क्लैन से आई है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से एक इस तरीके के पाखंडी को पहचान सकती है। अगर मैं तो फ्यूचर में इस जाओ डेजी जैसे किसी से मिली मैं तो इस तरीके के कमीने को कभी भी जरा सा भी भाव नहीं दूंगी और उसे पूरी तरीके से बिल्कुल अवॉइड करूंगी, क्योंकि इस तरीके के बंदे तो निश्चित रूप से दोस्ती करने के बिल्कुल भी लायक नहीं होते। जिसके बाद में इसके तौर पर फेरिसुई की नजर अपने भाई के ऊपर पड़ती है, क्योंकि साला ये तोड़ना जाओ डेजी से जरा सा भी कम है। अब इस तरीके से अपनी बहन को अपनी ओर देखता हुआ देख करके मास्टर भी उससे पूछता है कि सिस्टर आखिर तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्या देख रही हो। कहती है कि मेरे छोटे भाई कुछ भी नहीं, और साथ ही बोनस के तौर पर उसे एक सुझाव देते हुए कहती हैं कि छोटे भाई एक बात का ढंग से याद रखना कि एक जेंटलमैन हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, उसे हमेशा कठिनाइयों के सामने सीधा खड़ा रहना चाहिए और हमेशा अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इस बात को हमेशा तुम एक चेतावनी की तरह याद रखना। बहन की ये बात सुनने के बाद मतलब वो सुअर की खाल से बना हुआ आदमी के चेहरे पे अभी भी हरामी पना ही नजर आ रहा है, वो करते हुए चला जाता है। और फिर भाई हमें जाओ डेजी की ओर दिखाया जाता है, जो कि भाई अभी भी काफी ज्यादा थर-थर कांप रहा होता है। एक ही पल में उसकी आंखों के सामने उसके सभी साथी मरे पड़े होते हैं। तभी अचानक से काले आवाज में एक बंदा उसके पीछे आकर के खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए उसे ही
देख रहा होता है। इसे देख करके तो जाओ डोजो की बहुत ही ज्यादा फट जाती है और वो कांपते हुए जूफन से कहता है कि रुको रुको, मैं अपनी हार मानता हूँ, मेरे बाप मुझे माफ कर दो और मेरे ऊपर अटैक मत करो, क्योंकि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपनी हार मान ही ली है, इसलिए अब तो तुम्हारे पास में मेरे ऊपर अटैक करने का कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर एल्डर जल्दी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जाओ डोजो यूनिवर्सल राइटियस एक्ट की तरफ से अपनी हार मानता हूँ, इसलिए जल्दी करो और अभी का भी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि अगर तुमने जरा से भी देर करी तो ये साला मुझे डीमन खा ही जाएगा। इसी के साथ में रेफरी एल्डर भी बाहर से उसे ही देख रहे होते हैं। बाद में वो एग्जिट के लिए वहाँ पे अरेस्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर वो अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट वर्सेस यूनिवर्सल राइटियस एक्ट के इस मैच में हमारे क्लियरली तौर पर विजेता है डीमन स्कैमिंग सेक्ट, इसलिए अब दोनों ही पक्ष में से कोई भी आगे फाइट नहीं लड़ेगा। इसका की मतलब ये है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट यहाँ पर जीत चुका है और इसलिए अब वो प्रमोट होकर के टॉप 3 सेक्टों में से एक बन चुका है, क्योंकि ये काम हजारों सालों में अब जाकर के हुआ है। पर इस मैच को देख रही ऑडियंस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जूफेन की जोर जोर से नारे लगाने लगती है और तभी हमें वेनेवलियान को दिखाया जाता है इनकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं होती। वहाँ में खुशी के मारे पागल होते हुए कहते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम लोगों ने कर दिखाया, हम लोग अब टॉप 3 सेक्टों में से एक है। तो किधर वेंटा भी ये सब देखते हुए जुलियन से कहता है कि जूनियर ब्रदर इसके बाद में अगली बारी हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की है। बाद में वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि एग्जिट फॉर्मेशन के एक्टिवेट हो जाने के बाद में जो उठ करके वहाँ से फॉर्मेशन की ओर जाने लगता है, तभी धीरे धीरे पीछे से जूफेन भी उसके पीछे ही आ रहा होता है। तो वो देख करके तो जाओडेजो की फटने लगती है और वो कांपते हुए कहता है ए क्या तू क्या कर रहा है, बुरी तरीके से लग चुकी है, अब तू मेरे पीछे इस तरीके से मत आए वरना मैं यहीं पे हक दूंगा। अब ब्रदर जूफेन यार ये मैच अब कंप्लीट हो चुका है, अब तो मुझे छोड़ दे। पर जूफेन भी हंसते हुए उसके पास आता है और उससे कहता है कि जाओडेजो तुम्हें इस तरीके से मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा और क्योंकि जज ने कहा है इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छूऊंगा। और वैसे भी अगर जज ने ये अनाउंसमेंट नहीं की होती तो भी मैं तेरे साथ कुछ नहीं करने वाला था। इस पर तो जाओडेजो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जूफेन से पूछता है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जूफेन उसे बताता है कि मैं अपने एक सेल्फिश रीजन की वजह से तुझे नहीं मारने वाला था। तो जाओडेजो को फिर पड़ती है और वो पीछे हटने लगता है। तो जूफेन उसे आगे क्लियर करता है क्योंकि अगर सभी राइटियस कल्टिवेटर्स वेंटाओ और वुकिंग की तरह ही आउटस्टैंडिंग लोग बनने लग गए तो फिर इससे तो हमारे डेमोनिक कल्टिवेटर्स का भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। अगर उनकी जगह पर वो लोग तुम्हारे जैसे एक बेकार के तानाशाह की तरह बनने लग गए, जो कि बिल्कुल जाओडेजो की तरह ही विश्वासघात करते हैं और अपनी जान बचा करके अपनी सारी टीम को धोखा देते हुए उन्हें गुरबान कर देते हैं। तो फिर इससे कुछ ही सालों में हम डेमोनिक कल्टिवेटर्स इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तुम जैसे जैसे वापस जाकर के लोगों को अपनी तरह बनाओगे तो मेरा ही फायदा होगा, इसलिए तुम मेरे एक लकी स्टार हो। फिर आखिर में अपने उस लकी स्टार को इस तरीके से बेकार में मार के उसे स्पॉइल क्यों करूं। कहते हुए जूफेन वहाँ से जोर जोर से हंसते हुआ चला जाता है। बाहर यानमो को दिखाया जाता है जो कि जूफेन की इन बातों के ऊपर तो जोर जोर से हंस रहा होता है। वो आगे कहता है कि जूफेन मैं ये मानता हूँ कि तुमने मुझे एक जोर का झटका दिया है, अब जब तुमने ये किया है तो ये तुम्हारी जीनियसनेस का ही एक झटका है, क्योंकि अब इस तरीके एक कमीने को वापस से उसके घर पे राइटियसनेस सेक्ट में भेजना ऐसा होगा जैसे कि वो एक कीड़े को अपने पास ला रहे हैं जो कि उनके राइटियसनेस सेक्ट को पूरी तरीके से बिगाड़ देगा। इसलिए मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पर डेमोनिक कल्टिवेटर्स का फ्यूचर देख पा रहा हूँ जो कि एक चमकते हुए सितारे की तरह है जो कि सभी लोगों में बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। तो अब इस पर वुकिंग भी अपने मन में कहता है कि बिल्कुल सही, ना सिर्फ जाओडेजो बल्कि पूरा का पूरा एंटायर यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट इस समय इस पूरे वेस्टरलैंड के लिए एक हंसी का पात्र बन के रह गया है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें उन्होंने खुद पर लाई हैं। तो तब इसी के साथ में इतने हो जाने के बाद में तब इस स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कहानी सुनाने वाला आ जाता है और हमें बताता है कि बाद में अगली फाइट डीमन स्कैमिंग सेक्ट और हेलियन फ्लेम के बीच में हुई थी और क्योंकि हेलियन फ्लेम पहले ही अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के साथ फाइट लड़ने की वजह से काफी ज्यादा ग्रेट डैमेज को सफर कर रहा था, इसलिए जूफेन और उन लोगों के बीच की वो फाइट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। यहाँ तक कि यानमो ने अब भी अपना सब कुछ उस फाइट में झोंक दिया, लेकिन फिर भी वो जूफेन के सामने बुरी तरीके से हार गया। जिसके बाद अब इस सब के बाद में डीमन स्कैमिंग सेक्ट की फाइट होने वाली है 9 सेक्टों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के साथ। और अब जूफेन अब तक के अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट एक फेलो सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर और विनाशकारी डेसिमेटिक ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल के सामने खड़ा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि येलिन है। अब अगली शुरुआत दो फ्यूरियस बीस्ट के बैटल की होगी, जूफेन वर्सेस येलिन।